Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my child's name is Neat with Tanvi. So today we'll be reading the chapter Breathing and Exchange of Gases, which is the first chapter of Human Physiology in class 11. And this is the PDF of my NCERT and I'll also upload it on my Telegram channel. You can find the link in the description box. तो जैसे मैंने अपने previous videos में भी कहा था कि अगर आप मेरे साथ कोई भी chapter पढ़ रहे हो, whether it is of biophysics or chemistry, then we'll read it in such a way कि आपके MCQs निकले, because there is a huge difference between writing an entire 5-mark question and solving MCQs. ठीक है, तो हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम इस माइंडसेट से पढ़ेंगे कि हाँ हमारे कहाँ से MCQs बन सकते हैं और हम फिर कैसे उन लाइन्स में से उस MCQ का करेक्ट आंसर जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगेन ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है. ठीक है, यू कैन से इट इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. लाइक ब्लड सर्कुलेशन वाला भी ईजी है वैसे तो ओके. सो लेट्स बिगिन. तो अब पहले हम इनिशियली पढ़ेंगे कि हमारे पास तो लंग्स है, हमें पता है. अब हम देखेंगे बाकी लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती है. वैसे ये आप जब एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आप ये चीज़ें दोबारा से देखोगे. सो फर्स्ट कम्स द प्रोसेस of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, which is commonly known as respiration. देखो अब ये जो एक बेसिक सी चीज़ है वो तो आपको पता ही होगी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो देखो हम बाहर से एयर इनहेल करते हैं एंड देन हमारी बॉडी में जो लंग्स में एयर होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं. ठीक है, ये हो गई एकदम बेसिक सी चीज़. अब जो हम बाहर से एयर इनहेल कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस एयर से हमें चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है, एंड जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें CO2 को बाहर फेंकना है, बाहर थ्रो करना है. तो हम इनहेल कर रहे हैं एयर को क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए एंड जो हमारी बॉडी में है उसको हम एक्सहेल कर रहे हैं क्योंकि हमें CO2 को एलिमिनेट करना है फ्रॉम आवर बॉडी. तो ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का एंड CO2 का, दिस इज ब्रीदिंग विच यू कैन ऑल्सो कॉल एज रेस्पिरेशन. तो अब यहाँ पे आ जाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे हमारे पास लंग्स है, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है उनका एंड उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है वो कहाँ रहते हैं. ठीक है, जैसे फिशेज है, फिशेज के पास गिल्स होते हैं तो उनके हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चीज़ डिपेंड करती है. अगर हम बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स. ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. तो इन सब के अंदर ये मैं बता रही हूँ, ये आप जो चीज़ें ये वापस से आप एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे. इनके अंदर क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस. अर्थवॉर्म के अंदर क्या होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है. लाइक अर्थवॉर्म का जो सर्फेस है उससे होती है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल यू कैन से इट. देन इंसेक्ट्स के अंदर क्या होती हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, लाइक कॉकरोच हो गया तो ट्रेकियल ट्यूब्स होती है. देन गिल्स से जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं वी कॉल इट ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. इट इज सीन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क एंड फिशेस, तो कॉमन एग्जांपल है ही. ठीक है, वैस्कुलराइज्ड बैग्स जो है हमारे लंग्स, इन्होंने लंग्स को वैस्कुलराइज्ड बैग्स कहा है. ठीक है, लंग्स वाली रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं उनके अंदर देखी जाती है. अगर हम वर्टिब्रेट्स, अमंग वर्टिब्रेट्स बात करें, ये आप पढ़ोगे, लाइक यू हैव स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, देन यू हैव आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, उसके बाद आते हैं हमारे कोडेट्स, उसके अंदर यू हैव वर्टिब्रेट्स. ठीक है, यूरोकोडेटा अलग है, तो ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे. अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स जो मैंने कहा था. ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन चारों के अंदर लंग्स होते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स. अब फ्रॉग्स जो है तो हम फ्रॉग का तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें कॉकरोच एंड फ्रॉग ही पढ़ना है. तो फ्रॉग जो है वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पायर कर सकते हैं एंड दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो हमने पढ़ी ब्रेंकियल, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं अपनी एनसीईआरटी के अंदर, आपको भी वही चीज़ें हाईलाइट करनी है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पल्मोनरी है, उसमें क्या होता है, लंग्स होते हैं, किस में देखी जाती है. तो यही चीज़ें आपको भी अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करनी है. देन कम्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे इस चैप्टर का फोकस है. So we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips, like upper lips के above we have a pair of external nostrils leads to a nasal chamber through the nasal passage. So we have a nasal passage जिसके बाद हमारा आता है nasal chamber. Nasal chamber opens into pharynx. तो nasal chamber के बाद हमारा क्या आता है, pharynx आता है. Pharynx is a common passage for both food and air. Like pharynx के अंदर आपका खाना भी जाता है, आप जो inhale करते हो, हवा exhale करते हो, वो भी जाती है. So common passage for food and air. Then pharynx opens through the larynx region into the trachea. तो after pharynx you have your larynx. तो first you have pharynx, then you have larynx and then you have your trachea. ठीक है, pharynx opens through the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box. जो ये है larynx आपका ये cartilaginous box है, इसको आप अपना sound box भी कह सकते हो. ठीक है, जिसकी वजह से आपके आपकी sound produce होती है. So pharynx opens through the larynx region into trachea. Larynx is a cartilaginous box, sound production में help करती है. So you can call it your sound box. During swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis.
एपिग्लॉटिस। तो हमारा साउंड बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसा एक गोल करके आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो एक स्ट्रक्चर होता है विच इज ग्लॉटिस। इसका एक फ्लैप होता है जिसको आप कह सकते हो एपिग्लॉटिस। तो अब अभी तक तो क्या था, फैरिंग्स में फूड भी आ रहा था, फूड के साथ साथ एयर भी आ रही थी। अब जो लैरिंग्स है उसके अंदर सिर्फ किसको जाना है, एयर को जाना है। तो अब ताकि इसके अंदर फूड ना जाए तो इसलिए जो इसकी ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक फ्लैप होता है विच इज एपिग्लॉटिस, ताकि जब खाना आए तो ये वो ग्लॉटिस को बंद कर दे। ठीक है, एंड यही होता है कि कभी कभी खाना खाते टाइम जो है वो आपका विंड पाइप में खाना चला जाता है, फिर आपको खांसी आती है एंड वो वापस से अपने सही पाथ पे चला जाता है। सो ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप। सो एपिग्लॉटिस इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi। तो जो ट्रेकिया है इट इज डिवाइडिंग इनटू हमारा ब्रोंकाइज लेफ्ट एंड राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए, एंड ये जो डिवीजन है ये कहाँ पे हुई है, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे के लेवल पे ये डिवीजन हुई है, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे। ये हम जो हमारा लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर है ना वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि थोरासिक वर्टिब्रे लाइक ये सारी डिवीजन। अभी बस आप ये याद रखो कि फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे के लेवल पे आपका जो एक सिंगल ट्रेकिया आ रहा था ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करेगा। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्चरी ब्रोंकाई। फिर ये जो है इनकी और डिविजन होगी जिससे हमारी सेकेंडरी एंड टर्चरी ब्रोंकाई आ जाएंगे, उसके बाद ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे एंड उसके बाद हमारे थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे। लाइक ब्रोंकियोल्स के अंदर भी हैव इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो जो हमारा ट्रेकिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ब्रोंकाई है एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं, दीज आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोला, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास है ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड करा प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारे आए सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर राइट टर्चरी ब्रोंकाई एंड फिर हमारे आए ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के अंदर भी हमारी दो डिवीजन है, वी हैव इनिशियल ब्रोंकियोल्स एंड वी हैव टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो हमारे ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक क्या होगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होंगी ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। बट टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर हमारी जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स है वो नहीं होंगी, और वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स इसलिए होती है ताकि आपको जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे। अब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कॉम्प्राइज द लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें हो गई, ब्रोंकाई हो गए, अपने ब्रोंकियोल्स हो गया एंड एल्वियोलाई हो गए। एल्वियोलाई को इन्होंने क्या कहा है, वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का है। टू लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। तो हमारे जो लंग्स जैसे हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, तो वैसे ही लंग्स की भी कवरिंग होती है, दैट इज प्लूरा। इट इज अगेन अ डबल लेयर्ड कवरिंग एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरासिक कैविटी, क्योंकि वो बाहर की तरफ है, सो इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरासिक कैविटी। अब हम यहाँ पे डायग्राम देखें, सो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेक्शनल व्यू ऑफ लेफ्ट लंग इज ऑल्सो शोन। ये जो मतलब क्या होता है, बुक के अंदर जो भी चीज़ें राइट में होती है ना वो एक्चुअली होती लेफ्ट है। तो ये जो चीज़ है बुक के अंदर ये वाला जो लंग है राइट में है बट एक्चुअली ये लेफ्ट लंग है। तो ये हो गया आपका एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस की कवरिंग है, ये हो गया लैरिंग्स विच इज योर साउंड बॉक्स, ये ट्रैकिया मैंने बताया जो आपका डिवाइड कर गया आपके प्राइमरी ब्रोंकाइज में, दिस इज योर लंग। इसके अराउंड ये जो है ये है रिब केज, ठीक है, ये लंग हो गया। उसके बाद ये जो है ये हो गया आपका ब्रोंकस, जो मैंने कहा प्राइमरी ब्रोंकाई, तो यू कैन कॉल इट ब्रोंकस, ब्रोंकस सिंगुलर। उसके बाद फिर हमारी आ जाती है प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये छोटे छोटे जो हमारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर एल्वियोलाई एंड उसके बीच में जो ब्रांच चल रही है दैट इज दीज आर योर ब्रोंकियोल्स, हार्ट हो गया एंड डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लंग्स के नीचे स्ट्रक्चर होता है जो इनहेल एक्सहेल करने में हेल्प करता है। हमने पढ़ा था थोरासिक लाइनिंग की जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरासिक लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। तो आउटर विद द थोरासिक लाइनिंग एंड इनर विद द लंग सरफेस। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंडक्टिंग पार्ट, तो जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं उससे लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, मतलब कि हमने पहले क्या पढ़ा, ट्रैकिया से लेके हमने पढ़ा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। ऑब्वियसली ट्रैकिया से पहले हमारे क्या थे, नॉस्ट्रल्स थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा बीच में आया था इनिशियल ब्रोंकियोल्स, तो हमने कहा था ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, बट ये कह रहे हैं नॉस्ट्रल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है जहाँ पे हवा का सिर्फ आना जाना हो रहा होता है बाहर से लंग्स तक, लंग्स से बाहर तक। वहाँ पे कोई बॉडी के साथ एक्सचेंज नहीं होता है गैसेस का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना कि ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है एंड ट्रेकिया में हवा कहाँ से आई, नॉस्ट्रल्स से। इनिशियल के बाद वी हैव टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, नॉस्ट्रल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक इज योर कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ पे
सिर्फ हवा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा रही है, यहाँ पे बॉडी के साथ अभी कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट अब कौन सा होता है, दैट इज योर एल्वियोला एंड द एल्वियोलर डक्ट्स। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोला। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है हमारा ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो वो कर ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सचेंज तो हो नहीं रहा। जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी गंदगी है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करेगा, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा थोड़ा, एंड जो हमारी एक्सटर्नल एयर है उसको वो बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट जो हमारे एल्वियोला एंड एल्वियोलर डक्ट्स है, दैट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। तो जो लंग्स है वो जिस चैम्बर में, हमारे थोरैसिक चैम्बर में लोकेटेड है, इट इज एन एयर टाइट चैम्बर। अब अगर हम देखें लंग्स को कौन कौन कहाँ से कवर करता है, लंग्स को डॉर्सली कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम कवर करता है, डॉर्सली मींस यू कैन से पीछे से, तो पीछे से आपका वर्टिब्रल कॉलम कवर करता है, वेंट्रली स्टर्नम करता है, वेंट्रली मतलब आगे से, एंड लेटरली साइड्स से रिब्स कवर करते हैं। सो डॉर्सली पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम आगे से स्टर्नम, एंड लेटरली साइड्स से रिब्स कवर करते हैं। एंड लोअर साइड पे वी हैव अ डोम शेप्ड डायफ्राम। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity will be reflected in the lung. Pulmonary cavity is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ये कह रहे हैं हम डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, तो लंग्स की वॉल्यूम को चेंज करने में कौन हेल्प करता है, thoracic cavity की वॉल्यूम। डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, बट क्योंकि लंग्स हमारे एयर टाइट चैम्बर में सिचुएटेड है, तो अगर thoracic cavity की वॉल्यूम चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली लंग्स की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। सो ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये जो पॉइंट्स है, लाइक ये जो पॉइंट्स है ना, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी मैंने मार्क नहीं कर रखे, बट इफ़ यू आर रीडिंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम तो बस इनको गो थ्रू कर लो, मार्क मत करना। सो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। मैंने कहा कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, जब आप एक्सहेल कर रहे हो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको CO2 बाहर करनी है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अकर्स अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो हमारा एक्सचेंज पार्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, देन बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा ब्लड से, जैसे ऑक्सीजन के लिए वी हैव हीमोग्लोबिन। देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज को ही तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको ही यूज्ड अप CO2 देनी है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन इज द ब्रेक डाउन रिएक्शन, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज का ब्रेक डाउन कर रहे हो इनटू सिंपलर, एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 विच इज नोन एज सेल्युलर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके CO2 रिलीज हो रही है, एंड इस पूरे मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। नाउ कम्स द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अभी हम यहाँ पे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझेंगे, इनहेल एक्सहेल हो कैसे रहा है। तो इनहेल एक्सहेल हो रहा है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बिल्डअप हो रहा है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इंस्पिरेशन, अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा कब, तो देखो अगर मान लो कि आपका लंग है, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज योर लंग। अब इसके अंदर एक फिक्स्ड प्रेशर है, इसके अंदर एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, एंड इसके नीचे ये जो है ये हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम है। अब इसके सराउंडिंग में ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें करना है इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन करने के टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये है हमारा लंग, ठीक है, इसके नीचे डोम शेप्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके हो गया फ्लैट, ठीक है। इसके साइड में जो चीज़ें थी वो हो गई इससे दूर दूर। तो एज अ रिजल्ट अब क्या होगा कि अब लंग के पास स्कोप आ गया कि ये अपने साइज को कर सकता है इंक्रीज। तो अब इसकी वॉल्यूम हुई इंक्रीज, दैट मीन्स इसका प्रेशर हुआ डिक्रीज, क्योंकि ये तो हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, और बाहर का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कॉन्स्टेंट है, जितना पहले था उतना अब है। अब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया ऑटोमेटिकली क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो गया, एंड जो एयर है इट गोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आ गई, एंड जो हमें करना था इंस्पिरेशन जो हमें करना था वो हो गया। अब सेम चीज़ जब आपको एक्सपिरेशन करना होगा तो एक्सपिरेशन के केस में क्या होगा कि ये आपके लंग्स हैं जो अभी इन्फ्लेटेड हैं, ठीक है, इसके नीचे डायफ्राम है जो अभी फ्लैट है, एंड जो चीज़ें हैं वो अभी इससे दूर दूर है। अब जब आपको एक्सपिरेशन करना है तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। अब जब रिलैक्सेशन होगा उससे जो लंग्स हैं वो अपने नॉर्मल साइज पे वापस आ जाएंगे, जो डायफ्राम है वो वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा, एंड इसके सराउंडिंग में जो रिब्स है स्टर्नम है ये वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज। दैट मीन्स इसका प्रेशर हो गया इंक्रीज। अब जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो गया ज़्यादा, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। अगेन एयर गोज फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो जो एयर है वो लंग्स से चली गई एटमॉस्फेयर में, एंड जो हमें एक्सपिरेशन करना था वो अचीव हो गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड ब्रीदिंग जो हमें यहाँ पे इस पूरे पैरा में पढ़ना है। सो
pressure gradient between the lungs and the atmosphere, inspiration, intrapulmonary pressure. So the pressure inside the lungs is known as intrapulmonary pressure. And अगर MCQ में आता है कि जो respiration है वो हम क्यों कर पाते हैं, तो respiration हमारे में होती है नेगेटिव प्रेशर की वजह से. इसको जस्ट याद कर लो, पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है. सो द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज नोन एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन एक्सपीरेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो मैंने अभी बताया कि अगर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एक्सपीरेशन हो जाएगा बिकॉज एयर गोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. देन डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल. तो कौन हेल्प करता है? डायफ्राम हेल्प करता है. देन एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो हेल्प करती हैं, विच आर द मसल्स इन बिटवीन द रिब्स. देन इंस्पिरेशन, अब कैसे होगा? इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है थोरैसिक चैम्बर की वो इंक्रीज हो गई, ठीक है. हमने पढ़ा है कि थोरैसिक की चेंज होती है तभी पल्मोनरी की चेंज होती है, डायरेक्ट पल्मोनरी चेंज नहीं हो सकती. सो इंस्पिरेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुई थोरैसिक चैम्बर की इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. अभी हमने पढ़ा डायफ्राम लोअर साइड पे होता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगी. देन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनकी वजह से जो रिब्स है वो लिफ्ट अप हो गए एंड स्टर्नम भी लिफ्ट अप हो गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुई थोरैसिक चैम्बर की इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस कि डायफ्राम की वजह से होगी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंड जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनकी वजह से होगी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में. ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. अब जब थोरैसिक वॉल्यूम में इंक्रीज आया तो पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन. तो जब रिलैक्सेशन होगा देन द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे विल कम बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर हायर टू लोअर प्रेशर पे चली जाएगी, एयर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारी थोरैसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाते हैं. वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द अब्डोमेन. तो ये जो है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. बट व्हाट अबाउट इंटरनल? तो जो हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन का स्ट्रेंथ होता है उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं किसकी एबिलिटी से? जो हमारे मसल्स है अब्डोमेन में एंड जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, इन दोनों की हेल्प से हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप ब्रीदिंग रेट देख लो, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. ये एक हेल्दी ह्यूमन का है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर. क्लिनिकल असेसमेंट्स में हेल्प करता है ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. तो स्पायरोमीटर की हेल्प से हम अपने जो लंग्स है उसकी जो वॉल्यूम्स है उनको हम देख सकते हैं. नाउ दिस इज एयर एंटरिंग लंग्स, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स एंड स्टर्नम रेज हो गए, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो गई, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर अंदर क्या डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज़्यादा है तो एयर एंटरिंग द लंग्स. देन डायफ्राम रिलैक्स हो गया एंड आर्क्ड अप द अपवर्ड्स डूम शेप्ड होता है. देन रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अंदर की तरफ आ गए, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, प्रेशर इंक्रीज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ये जो है एक्सेल हो गया. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. देन कम्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. सो वी हैव टाइडल वॉल्यूम. तो ये देखो, इनको ना आप थोड़ा याद कर लो, मैं आपको बताती हूँ, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है. टाइडल वॉल्यूम आप याद करो 500 ml, ठीक है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन. एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे एक इंसान जितनी हवा एक्सहेल करता है या जितनी हवा इनहेल करता है, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. एंड ये 500 milliliter है, और यू कैन से हाफ अ लीटर. देन कम्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो रिजर्व मतलब कि हम कितनी चीज़ एक्स्ट्रा में स्टोर करके रख सकते हैं. सो बाय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे मीन कि अगर कोई इंसान फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना चाहे तो वो कितनी एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर सकता है. तो अगर एक इंसान फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना चाहे, ज़बरदस्ती इनहेल ही करना चाहता है, तो वो कितनी और एयर को इनहेल कर सकता है? तो वो 2500 to 3000 मिलीलीटर एयर को और इनहेल कर सकता है. देन ERV, दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दैट मीन्स कि ज़बरदस्ती, इसका एकदम ऑपोजिट है. ज़बरदस्ती अगर इंसान कोई एक्सहेल करना चाहता है मैक्सिमम लिमिट तक, तो वो कितना ज़्यादा एक्सहेल कर सकता है? तो नॉर्मल टाइडल तो होता है 500, उसके अलावा कितना एक्सहेल कर सकता है? तो 1000 to 1100 मिलीलीटर तक वो एक्सहेल कर सकता है, ठीक है. तो आपका सिंपल यहाँ पे क्या हो गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या हुई? टाइडल वॉल्यूम आपकी हो गई 500 मिलीलीटर. टाइडल इज जो नॉर्मली आप एक्सपायर करते हो. IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आप कितनी एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर सकते हो अगर आप फोर्सिबली ट्राई करो तो. सो इट इज़ 2500 to 3000 मिलीलीटर. एंड देन कम्स ERV. ERV इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज़ कि आप कितनी एयर
को एक्सहेल कर सकते हो फोर्सफुली अगर आप करना चाहो तो आप 1000 to 1100 को एक्सहेल कर सकते हो फोर्सफुली अगर आप करना चाहो तो। देन कम्स रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इस कि अगर आपने 500 मिलीलीटर अपनी टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल कर दिया, फिर आपने ज़बरदस्ती 100 to 1100 मिलीलीटर जो आपकी एक्सपीरेटेड रेजिडुअल वॉल्यूम है आपने उसको भी एक्सहेल कर दिया, तब भी ऐसा नहीं होता है कि आपके लंग्स पूरे खाली हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके लंग्स पूरे खाली हो गए तब तो वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो ऐसे लंग्स पूरे खाली नहीं होते हैं। तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में एक कांस्टेंट बनी रहेगी। सो इट इज़ 1100 to 1200 मिलीलीटर, इतनी आपके लंग्स में कांस्टेंट बनी रहेगी। अब ये जो है ये हमने बड़ी सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, अगर हम इन वॉल्यूम्स का कुछ कॉम्बिनेशन कर दें तो हमारी अलग अलग कैपेसिटीज़ आ सकती हैं। तो जो हमने अभी जितनी भी वॉल्यूम्स पढ़ी उनके कॉम्बिनेशन से वी कैन गेट डिफरेंट कैपेसिटीज़। तो हमारी पहले आ जाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज़ बेसिकली योर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब जैसे टाइडल वॉल्यूम है आपकी 500, IRV कितना है 2500 to 3000, तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 3000 to 3500 मिलीलीटर। तो बेसिकली बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दे मीन कि आप कितनी टोटल एयर को इनहेल कर सकते हो फोर्सफुली। So that is your tidal volume plus IRV. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, आप कितनी टोटल एयर को एक्सहेल कर सकते हो फोर्सफुली, आई एम सेइंग टोटल। सो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम प्लस द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन कम्स फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल हमने क्या पढ़ा कि अगर आप नॉर्मल टाइडल भी एक्सहेल कर दो प्लस जो आप फोर्सिबली कर सकते हो वो भी आप एक्सहेल कर दो, तब आपके लंग्स में कितनी बचेगी, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। बट अगर सिर्फ आप टाइडल को एक्सहेल करो तो आपके लंग्स में अब क्या बचा, आपके लंग्स में बची रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते थे बट आपने नहीं करी। सो दिस इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल आप कितनी एयर इनहेल कर सकते हो, जब आपने लाइक मैक्सिमम फोर्सफुली जितना आप इंस्पायर कर सकते हो आपने कर लिया, तो आपके लंग्स के अंदर अब क्या क्या है, तो आपके लंग्स के अंदर है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर है ERV विच इज़ योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपके लंग्स के अंदर है टाइडल वॉल्यूम, आपके लंग्स के अंदर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही सेम यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि अगर आपने मैक्सिमम इनहेल किया तो आपके लंग्स के अंदर अब क्या क्या है। तो आप ये देखो, अगर आपने मैक्सिमम इनहेल किया है तो अब आप मैक्सिमम बाहर क्या क्या दे सकते हो, अगर आपने मैक्सिमम इनहेल किया तो अब आप बाहर दोगे क्या, IRV जो आपने इनहेल किया है, ERV जो आप दे सकते हो, टाइडल जो आप नॉर्मली देते ही हो। अब आपके लंग्स में क्या बचा, RV। दैट मीन्स यही तो सारी टोटल चीज़ें थी आपके लंग्स के अंदर, जिसमें से 3 आप बाहर दे सकते हो, आपने RV बाहर नहीं दी क्योंकि वो आप दे ही नहीं सकते। एंड उसके बाद आ जाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन। अगर एक इंसान ने फोर्सफुली एक्सपायर किया है, फोर्सफुली एक्सहेल किया है, उसके बाद वो फोर्सफुली क्या क्या इनहेल कर सकता है, तो फोर्सफुली अगर एक्सहेल किया है तो पहले वो उसको इनहेल करेगा ताकि वो उसको भरे, फिर वो जो नॉर्मली करता है टाइडल उसको करेगा। अब वो फोर्सफुली इनहेल कर रहा है, फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद तो अब वो ऑब्वियसली IRV भी इनहेल कर सकता है। तो बेसिकली वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी में से आप रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दो, वही तो है आपकी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये कुछ है नहीं। यहाँ पे जो लिखा है ना कि TV प्लस IRV, TV प्लस ERV, इन चीज़ों को आपको बस देखना है। उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि हाँ आपका जो वॉल्यूम्स वाला पार्ट है वो इतना क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार उसको दोबारा से आप देख सकते हो, मतलब उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी बट बाद में नहीं हुई। कम्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम पढ़ेंगे कि फाइनली आपके जो एल्वियोलाई है उसके अंदर क्या होता है। तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो मेनली कहाँ पे होता है, आपके एल्वियोलाई पे होता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज, उसी के लिए तो पूरा प्रोसेस हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन होती है एल्वियोलाई पे, क्योंकि एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है, तो वहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन होती है। जो डिफ्यूजन किस पे बेस्ड होती है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे बेस्ड होती है, एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे बेस्ड होती है। तो थिकनेस तो बहुत ही कम है, वो हम अभी आगे देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस वो तो सॉल्युबल है ही, एंड प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो तो लंग्स में बना ही हुआ है, ठीक है। हम मतलब गैसेस के प्रेशर ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिकली O2 एंड CO2 की बात कर रहे हैं कि कौन किस साइड पे ज़्यादा है, एल्वियोलाई के इस साइड पे कौन ज़्यादा है, उस साइड पे कौन ज़्यादा है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इफ देयर आर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, अगर मान लो कि एक जार है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ABCD, तो इनका कुछ टोटल प्रेशर होगा, बट अगर हम उसमें देखें कि जो एक गैस है A उसका कितना प्रेशर है, तो वो PA जो है वो हमारा पार्शियल प्रेशर आएगा। अब यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है एंड CO2 गिवन है। हमें इनके यहाँ पे प्रेशर्स गिवन है, पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। पार्शियल प्रेशर्स इन mm of Hg किस में गिवन है, mm of Hg में गिवन है। ऑक्सीजन एंड CO2 के एट डिफरेंट पार्ट्स की अलग अलग जगहों पे इनके प्रेशर कितने होते हैं। अब सारे पार्ट्स वही हैं जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर
के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इज़ 159 एंड CO2 का इज़ 0.3। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का इज़ 104 एंड CO2 का इज़ 40। अब यहाँ पे अगर आप एक बात देखो तो आप ये चीज़ सोचोगे जो मेरे मन में आई थी, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये है कि अगर बाहर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, उसका प्रेशर 159 है, तो जब वो मेरे एल्वियोलाई में पहुँचा तो वो 104 क्यों हो गया? अभी तक तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो ये ऑक्सीजन का प्रेशर क्यों कम हुआ? तो ईच इनहेलेशन मिक्सेस फ्रेश एयर विद O2 डिप्लीटेड रेजिडुअल एयर एंड द डेड स्पेस एयर। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में है, तो उस वॉल्यूम के साथ, उस वॉल्यूम ऑफ एयर के साथ जब हमारी एटमॉस्फेरिक एयर जो जा रही होती है वो मिलती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक इज ऑक्सीजन रिच्ड बट जो रेजिडुअल है वो ऑक्सीजन रिच नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है एंड CO2 थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे डाउट आया था मन में। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम होगा तभी डीऑक्सीजनेटेड है, सो 40 एंड 45। ऑक्सीजनेटेड में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, सो 95 40। टिश्यूज़ में आप सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो है वो कर दो, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर वैसे भी क्या है कि CO2 का रिलीज़ ही हो रहा है, तो जब CO2 का रिलीज़ हो रहा है तो आप ऐसे सोचो कि हाँ वहाँ पे CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई होगी, दैट मीन्स कि हाँ वहाँ पे हम डीऑक्सीजनेटेड वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें इसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये जो है, अगर आप सोचो कि आपको ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी अभी समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बॉडी सर्कुलेशन वाले चैप्टर के अंदर। आप अभी बस एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि अगर आपका हार्ट है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी है और ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, तो जो आपका हार्ट है उससे बॉडी तक ब्लड कौन लेके जाता है? आर्टरी, ये तो सबको पता ही होगा। एंड बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कौन लेके आता है? वेन, ठीक है, ये चीज़ तो सबको पता ही होगी। अब हार्ट के पास लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गई? आर्टरी। बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गई? वेन। बट अब जो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ये कौन लेके आएगा? तो ये लेके आएगी पल्मोनरी वेन। क्यों ऐसा हुआ? अब आप ये कहोगे कि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर इसे वेन क्यों लेके आ रही है? तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर कभी भी हार्ट से दूर कोई ब्लड लेके जाएगा तो वो आर्टरी लेके जाएगी। एक सिंपल सा फंडा होता है कि कभी भी आपका हार्ट है, हार्ट से अगर दूर कोई भी ब्लड लेके जाएगा तो वो आर्टरी लेके जाएगी, एंड अगर हार्ट के पास कोई भी ब्लड लेके आएगा तो वो वेन लेके आएगी। तो अब जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ रहा है तो हार्ट के पास ब्लड हमेशा वेन ही लेके आएगी, तो इसलिए ये पल्मोनरी वेन है। एंड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट से दूर हमेशा ब्लड कौन लेके जाती है? आर्टरी। अब हम उसको सिंपल आर्टरी तो बुला नहीं सकते क्योंकि ब्लड साथ में डीऑक्सीजनेटेड भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? इसको पल्मोनरी आर्टरी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा अभी हमने पढ़ा एल्वियोलाई के अंदर 104 एंड 40 होगा ऑक्सीजन एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर। दिस इज योर एल्वियोलाई, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, वो जस्ट लिखा है। उसके बाद अब ये जो हार्ट है, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन, क्योंकि हार्ट के पास ब्लड हमेशा वेन लेके आती है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आर्टरीज के थ्रू, सिस्टमिक आर्टरीज कह लो, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड में अभी हम 95 40 पढ़ के आए। बॉडी टिश्यूज़ के अंदर हो रही है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें रिलीज ऑफ CO2 की वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। दीज आर सिस्टमिक वेन्स, और डीऑक्सीजनेटेड में 40 45 O2 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर अभी हम पढ़ के आए। ये ब्लड लेके आए हार्ट के पास, एंड हार्ट से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट से दूर ब्लड हमेशा आर्टरी लेके जाती है। तो ये सिंपल सा फंडा है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो वन ऑफ द 3 फैक्टर्स हमने पढ़ा था पीछे, कि एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, इनसॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस। तो अब यहाँ पे अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये हमारी एल्वियोलर कैविटी है जहाँ पे हवा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसके सराउंडिंग में ये क्या है? कैपिलरी है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होती है। डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद द पल्मोनरी कैपिलरी। सो दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरी। वी यूज द वर्ड पल्मोनरी फॉर समथिंग्स रिलेटेड टू लंग्स। सो आपकी पल्मोनरी कैविटी के अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन है, वही ऑक्सीजन लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी एल्वियोलर कैविटी है ये सिंगल वॉल्ड है, ठीक है। एल्वियोलर वॉल इज 1 सेल्ड थिक, एंड जो हमारी कैपिलरी है वो तो हमें पता ही है कि उसकी वो सिर्फ 1 लेयर की होती है, तभी हम उसको हमारी बॉडी में थिनेस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में होगा एक बेसमेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे इन टोटल कितनी लेयर्स हो गई? 3 लेयर्स हो गई। एक हुई एल्वियोलर वॉल 1 सेल्ड थिक, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो 1 सेल्ड थिक है, दिस इज नथिंग बट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। कैपिलरी जो है वो तो 1 लेयर थिक होती है, एंड दोनों के बीच में भी आप बेसमेंट सब्सटेंस। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2
इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ये यहाँ पे हमें पहले से ही बता दे रहे हैं कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसलिए ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें स्पेशली हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, बट नो सच थिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर CO2 क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सो the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। तो क्योंकि CO2 की solubility ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे जो diffusion है वो भी CO2 का ज़्यादा होता है। diffusion membrane के अंदर 3 layers होती हैं। we have thin squamous epithelium of alveoli, then endothelium of alveolar capillaries, ठीक है, endothelium 1 layer thick होती है, and then the basement substance in between the two। so the total thickness, ठीक है, यहाँ पे कहने को 3 layers हैं but still the total thickness is much less than a millimeter। the total thickness is much less than a millimeter। all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissues and of CO2 from tissues to alveoli। तो वो तो अभी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं। सारे फैक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यूज के पास भेजो एंड CO2 को टिश्यूज से एल्वियोलाई के पास भेजो। हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। एंड ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे मिली थी, मुझे इंपॉर्टेंट लगी एंड मैंने अपनी बुक में लिख दी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, तो 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs क्योंकि वो ही हमारी बॉडी में स्पेशली है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। सो 97% ऑक्सीजन को कौन करता है, हीमोग्लोबिन और यू कैन से RBCs, एंड 3% होता है प्लाज्मा से, ठीक है, 3% होता है प्लाज्मा से। CO2 की अगर हम बात करें 20 to 25% होता है RBCs से, 70% होता है बाइकार्बोनेट एंड 7% होता है प्लाज्मा से। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा CO2 के लिए कि 20 to 25 होता है RBCs से, 70% होता है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में एंड 7% होता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो यस, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ पहली बार जान रहे हो कि क्या RBC CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, सो येस RBC CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, बट मेजरली आज यू कैन सी ऑक्सीजन का करती हैं। पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रखी हैं वो पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हमें पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, मतलब ये नहीं है कि एक बार ऑक्सीजन ने अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा भी, क्योंकि टिश्यूज़ पे ऑब्वियसली छोड़ेगा। तो ये एक रिवर्सिबल मैनर में जो बॉन्डिंग है वो रिवर्सिबल मैनर में होती है, जैसे आप केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ते हो। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ये कह रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करा सकता है। तो मैंने इसको कैसे याद करा था कि ये 4 है, मैंने देखा कि हाँ हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती है, वी हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो इसलिए इन टोटल 4 चेन्स है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करा सकता है। उसके बाद सिग्मॉइड कर्व, ये जो S शेप्ड कर्व होता है दिस इज नोन एज अ सिग्मॉइड कर्व, एंड दिस सिग्मॉइड शेप्ड कर्व is between परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले रखा है या कितना परसेंटेज हीम बाउंड ऑक्सीजन है, कितना परसेंटेज ऐसा हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी के अंदर जिसने ऑक्सीजन को ले रखा है, वर्सेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो PO2 के वर्सेस हमारा ये है कि हाँ कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले रखा है। तो इसका एक S शेप्ड कर्व आता है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इन द एल्वियोलाई। अच्छा, अब एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, होता है हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है तो वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले रहा है, दैट मीन्स एल्वियोलाई के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो रहा है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कब होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा जब आपका प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, H+ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी एंड टेम्परेचर कम होगा। इन सारी कंडीशंस के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। सो हाई PO2, लो PCO2, लो H+, लो टेम्परेचर, दीज आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज़ के अंदर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये जाके टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से CO2 रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ऑब्वियसली O2 की कम हो गई है, H+ की भी ज़्यादा हो गई है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया है। सो लो PO2, टिश्यूज़ के अंदर लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन
फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझनी है और वो ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा। देखो जब ऑक्सीजन कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑब्वियसली उनके ऑपोजिट कंडीशंस के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। तो हम ऑपोजिट ना भी देखें एक बार को, हम ये देखते हैं कि हाँ किन कंडीशन के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनेगा जब PO2 हाई होगा, PCO2 लो होगा, H+ लो होगा, टेम्परेचर लो होगा। लाइक PO2 को छोड़ के हर एक चीज़ लो होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब टूटेगा, जब एकदम इसका ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स PO2 कम होगा, PCO2 H+ एंड टेम्परेचर ज़्यादा होगा। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions। अगर आपका 100 ml oxygenated blood है तो ये टिश्यूज़ को 5 ml ऑक्सीजन दे सकता है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज अगर 100 ml आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 5 ml ऑक्सीजन उसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है कि जब आपका, देखो पहले तो आप ये चीज़ समझो कि जो आपका हीमोग्लोबिन है जब उसके अंदर CO2 का एडिशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत कहना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है। तो पहले तो आप इस डिफरेंस को समझ लो। तो आपका जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा यू विल गेट कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमें पता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन मीन्स RBC के साथ 20 से 25% जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। व्हेन PCO2 इज हाई, PO2 इज लो, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। तो ऑब्वियसली अब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कब बाइंड करेगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो वो तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। अब RBCs कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। RBCs के अंदर एक एंजाइम होती है विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। RBCs के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, वेरी हाई कंसंट्रेशन में होती है एंड थोड़ी कंसंट्रेशन में, माइन्यूट कंसंट्रेशन में प्लाज्मा में भी होती है। एंड अगेन इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, लाइक फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इज अगेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या होता है कि जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये CO2 एंड H2O से H2CO3 बना देती है एंड ये जो है ये फिर आपका जो है लाइक कार्बोनिक एसिड जो है ये आपका आयंस दे देता है HCO3- एंड H+। so HCO3- आयन इज अ बाइकार्बोनेट आयन एंड ये जो है ये हमारी वो 70% फॉर्म है जिसके अंदर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBCs एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स HCO3- एंड H+। टिश्यूज़ के एरिया में बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है CO2 की, तो CO2 जो है वो ब्लड में डिफ्यूज करता है, RBCs में भी प्लाज्मा में भी, जहाँ पे दोनों जगह कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है तो HCO3- बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन एल्वियोलाई के अंदर जहाँ पे PCO2 कम होता है जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करता है बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसकी वजह से वापस से हमें CO2 एंड H2O मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि वो CO2 विच वॉज अर्लियर ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट आयंस एट द टिश्यू लेवल एंड वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज नाउ अगेन रिलीज्ड आउट एज CO2। तो अब जैसे पहले हमने पढ़ा था कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन देगा टिश्यूज़ को, यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 देगा एल्वियोलाई को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन है इन कंपैरिजन टू कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी CO2 है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ ली ये चीज़। अब यहाँ पे हम ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो सैचुरेशन है ये किन सिचुएशंस के अंदर इफेक्ट हो सकती है। तो जो हमारा सिग्मोइड कर्व है, ठीक है, अगर ये राइट में शिफ्ट करता है दैट मीन्स ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हो रहा है। एंड अगर ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है दैट मीन्स एसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम इसमें से ये याद कर ले कि जो हमारा कर्व है वो राइट में कब शिफ्ट होगा तो उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली हम लेफ्ट में कर सकते हैं, तो उसमें कुछ इशू है नहीं, आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक राइट वाला याद कर लो। मैंने भी राइट वाले को ही डिटेल में लिखा है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एनसीईआरटी में चीज़ें हाईलाइट करो एंड जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको लिखो। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही रीज़न है कि मैं अगर कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाती हूँ तो उसको अपने ही एनसीईआरटी के PDF से पढ़ाती हूँ, लाइक अलग से कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है एज सच कुछ भी। वहीं पर ये जो है
लाइक मेरे को थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आपको एक बार आ जाएगा ना तब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है आपका राइट में शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है मतलब डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पे PO2 कम है, ये तो अभी हम नीचे पढ़ के आए हैं, ठीक है। वहाँ पे PO2 कम है, दैट मीन्स वहाँ पे PCO2 ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे H+ ज़्यादा है। ये तो बेसिक चीज़ें जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक बोर इफेक्ट करके एक चीज़ गिवन है जो जिसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसको बस सिंपल सा ये समझ लो कि जब PCO2 ज़्यादा होता है तो तब PCO2 के ज़्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है उसको हम बोर इफेक्ट कहते हैं। बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके डिसोसिएशन के अंदर एक और फैक्टर इंक्लूडेड है जो हमने नीचे नहीं पढ़ा, एंड दैट इज 2,3 DPG और BPG विच यू कैन से 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है तो भी हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो सकता है। एंड कर्व लेफ्ट में कब शिफ्ट करेगा, जब एसोसिएशन हो रहा होगा, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अंदर ये सारी कंडीशंस को आप अपोजिट कर दो कि यहाँ पे जो आपका PO2 है वो हाई होगा, PCO2 H+ टेम्परेचर 2,3 DPG ये सब कुछ लो होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है फीटल हीमोग्लोबिन की, कि जो फीटस होता है जब, ठीक है, फीटस का भी हीमोग्लोबिन होगा ऑब्वियसली, उसकी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन कराना है। तो वो जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसका जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ 30% मोर एफिशिएंट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है, बिकॉज इट बाइंड्स BPG लेस। तो अगर हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो वहीं फीटस का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से 30% ज़्यादा बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व है वो कहाँ पे शिफ्टेड होगा, वो लेफ्ट में शिफ्टेड होगा क्योंकि उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कर्व है वो किस डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, क्योंकि वो फीटस का जो हीमोग्लोबिन है वो 30% मोर एफिशिएंट है टू ऑक्सीजन बाइंडिंग। रीजन बीइंग कि जो फीटस का हीमोग्लोबिन है वो BPG से बाइंड कम करता है, ये जो BPG है इससे बाइंड कम करता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन रेगुलेट होती है। अगर हम देखें पहले न्यूरल सिस्टम, फिर हम केमिकल भी देखेंगे। अगर हम पहले देखें न्यूरल सिस्टम तो हमारे को यहाँ पे जिन 3 चीज़ों पर फोकस करना है वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड देन कम्स हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया, जिनको मैंने पिंक से हाईलाइट कर रखा है। तो a specialized center present in the medulla region of the brain called the respiratory rhythm center. So respiratory rhythm center is located in the medulla region of the brain and it is primarily, like ये primary है तो it is primarily responsible for this regulation. इसके बाद secondary एक center आ जाता है जो P for Pons region में है, and it is the P for pneumotaxic center. ये moderate करता है functions को, हमारे respiratory rhythm center को। Neural signal from this center, neural signals from the pneumotaxic center, अगर pneumotaxic center से neural signals जाते हैं तो ये reduce कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को। लाइक इंस्पिरेशन हम मान लो हमें 2 सेकंड लग रहे हैं इंस्पायर करने में, तो इस 2 सेकंड को रिड्यूस करके 1 पे ले आएगा, आधे सेकंड पे ले आएगा। दैट मीन्स हमारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर रहा है, जो 12 to 16 होता है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से अगर सिग्नल्स जा रहे हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 16 से इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कीमोसेंसिटिव एरिया, एन एरिया विच इज सेंसिटिव टू केमिकल्स, तो ये जो है हमारे रिदम सेंटर के इसके एडजेसेंट ही है, बगल में ही है, एंड इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर से हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया को फर्क नहीं पड़ता। एंड इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेज, अगर CO2 में या H+ में H+ की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में, तो इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेज कैन एक्टिवेट द सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, क्योंकि उसी के ही बगल में सिचुएटेड है, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कि भाई हमारी बॉडी के अंदर CO2 में प्रॉब्लम आ रही है, H+ कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बोलेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भैया अरेंजमेंट्स करो, बाय विच these substances can be eliminated. The receptors associated, so there are certain receptors which are associated with aortic arc and carotid artery. इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो। ये भी जो है CO2 एंड H+ की कंसंट्रेशन में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उनको सेंस कर लेता है, उनका पता लगा लेता है और फिर वो सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर को कि वो उसको एलिमिनेट करे, जो उनको करना है वो करे। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, तो वो तो हमने पहले देख लिया, ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारी बॉडी के
अंदर मेजरली 3 एरियाज़ होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के अंदर, जिसमें से फर्स्ट आ जाता है मेड्यूला के अंदर सिचुएटेड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी रीजन है क्योंकि सब उसी को ही सिग्नल्स भेज रहे हैं। सेकेंड आ जाता है पोन्स में सिचुएटेड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये इंक्रीज़ करता है हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, क्योंकि ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज़ कर देता है। उसके बाद हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया आ जाता है जो CO2 एंड H+ की कंसनट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है एंड वो फिर सिग्नल्स भेजता है, अगर ऊपर नीचे होता है कुछ भी तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल्स भेजता है कि काम करो। उसके बाद सर्टेन रिसेप्टर्स हैं एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में जो अगेन CO2 एंड H+ की कंसनट्रेशन को ही डिटेक्ट करते हैं एंड अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो सिग्नल्स भेजते हैं रिदम सेंटर को कि काम करो। एंड ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर का एज सच रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का विच इज़ डिसऑर्डर्स। जितने डिसऑर्डर्स NCERT में गिवन है इतने ही आपको पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो पहला आ जाता है अस्थमा। अस्थमा तो कॉमनली आपने देखा भी होगा, अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब आप ब्रीद नहीं कर पाते ढंग से, ठीक है। वीजिंग, जस्ट रिमेंबर द वर्ड वीजिंग क्या होता है, साथ में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल। सो अस्थमा इज अ थिंग जिसके अंदर आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, आप ढंग से ब्रीद नहीं कर पाते, आपको वीजिंग होती है। क्यों होता है, क्योंकि आपके ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बट ये जो बात है ये आपके एल्वियोलाई तक नहीं पहुंची, तो सब बढ़िया है। उसके बाद एम्फाइसेमा जो है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको एम्फाइसेमा हो सकता है एंड इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, एक्यूट, शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं एंड अगर वो डैमेज हो गए तो रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड कि अस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का, अस्थमा में चीज़ें आपके एल्वियोलाई तक नहीं पहुंची, बट एम्फाइसेमा के अंदर चीज़ें एल्वियोलाई पे पहुंची हैं आपकी स्मोकिंग की वजह से, जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। तो जितना सरफेस एरिया चाहिए था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उतना नहीं मिल पा रहा, वो डिक्रीज हो गया, तो आपको क्या क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया एम्फाइसेमा। एंड देन कम्स ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अगर कुछ लोग हैं वो पूरे टाइम ऐसे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ बहुत धूल मिट्टी है, उन्हें प्रॉपर मास्क नहीं दिए जाते, तो उनके, क्योंकि अब वो उसी धूल मिट्टी वाली एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उससे क्या है उनके इंटरनली ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, इन सब में इफेक्ट पड़ सकता है। दैट इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जो लोग ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, प्रॉपर मास्क नहीं दिए जाते उनको, तो वहाँ पे जो डस्ट प्रोड्यूस होती है जिसको डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का फुल्ली कॉप अप नहीं कर पाता है, तो इसी सिचुएशन में अगर लॉन्ग एक्सपोजर होता है, ऐसा नहीं 1-2 दिन से, अगर लॉन्ग एक्सपोजर होता है तो इससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिससे फाइनली आपको फाइब्रोसिस हो सकता है। फाइब्रोसिस इज द प्रोलिफरेशन लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि हर एक इंडस्ट्री में काम करने वाले ऐसे इंसान को प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाने चाहिए। तो इसमें आपको क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है। फाइब्रोसिस इज नथिंग बट द इन्फ्लेमेशन और द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़। एंड इस चैप्टर की समरी में कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं तो मैंने इसमें कुछ मार्क किया नहीं है, ये सारी चीज़ें चैप्टर में कवर अप हो गई थी। आई हैव ट्राई टू कवर दिस चैप्टर इंटायरली इन दिस वीडियो एंड इन अ वेरी गुड वे। लाइक मैंने हर एक चीज़ जो मैंने अपनी NCERT के अंदर मार्क कर रखी थी उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है एंड जितने भी डायग्राम्स थे उनकी लेबलिंग थी एंड द एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैंने लिख रखी थी एंड जितना मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इतना ही करते हो तो ये मोर देन इनफ है, लाइक सफिशिएंट है, इतना ही आता है नीट एग्जाम में। इससे बाहर, इससे एक्स्ट्रा जाने के लिए जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखी है अपने NCERT के अंदर। आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट चैप्टर को मेरे लाइक कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि किस नेक्स्ट चैप्टर पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। ऑल्दो आई एम थिंकिंग कि मैं फिजिक्स के किसी चैप्टर को कवर करूँ इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।